Hello students, welcome to the Dikshanayi classroom. Now FST paper number 2, question number 1. Question number 1 क्या है? Let number of integral solutions of mod x plus mod y is less than k plus 1. Integral solution बोला है और f k where k belongs to natural number, then okay, हमें f of k निकालेंगे तो उसके हिसाब से हम फिर आंसर बता सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर x और y इंटीजर बोला है. ठीक है, और k नेचुरल नंबर है. k क्या है? आपका नेचुरल नंबर है. तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि mod x प्लस mod y, जैसे मान लो k 10 हो गया तो लेस देन 11 बोल रहा है. k 10 रख दिया तो ये लेस देन क्या बोला 11, तो इसको बोल सकता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू 10 या फिर k, क्योंकि x और y इंटीजर है तो इनका सम इंटीजर ही होगा. तो वो k से कम हो सकते हैं क्योंकि k प्लस 1 से छोटा बोला है, तो उससे छोटा इंटीजर कौन सा है? k. तो k के बराबर या फिर उससे छोटा. तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, mod x प्लस mod y इज इक्वल्स टू k. इसका हम ग्राफ बना सकते हैं. इसका ग्राफ क्या बनेगा भाई? x एक्सिस y एक्सिस. ठीक है, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू k. ये x और y एक्सिस के और सिमेट्रिक होगा. x प्लस y इज इक्वल टू k का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, x प्लस y इज इक्वल टू k का. तो फिर ये x और y के अबाउट सिमेट्रिक. तो ये आपका हो गया k, 0, ये 0, k. आगे बात समझ में. तो ये ग्राफ हो गया mod x प्लस mod y इज इक्वल टू k का. अब इसने क्या बोला है कि लेस देन और इक्वल टू k. लेस देन और इक्वल टू k का मतलब कि ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो आपका रीजन, ये जो स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर बनेगा. तो इसके अंदर वाले जितने भी आपको पॉइंट मिलेंगे उसकी बात कर रहा है. और पॉइंट कैसे कि x और y दोनों क्या है? इंटीजर है. तो ऐसा नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स कितने होंगे, वही उसी को बोला गया है f ऑफ k. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई. क्या बोला इसने? हमने इसका ग्राफ बना लिया और लेस देन और इक्वल टू k मतलब इसके अंदर का पूरा रीजन. ठीक है, अब इसके अंदर x और y हम ऐसा ले कि वो इंटीजर हो. तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे उसी को बोला गया f ऑफ k. तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा भाई. हम ये जो ट्रायंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटू 4 करेंगे तो वो पूरा सिमेट्रिक है. तो जितने पॉइंट इस ट्रायंगल में आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में, उतने ही बाकी 3 ट्रायंगल में आएंगे. तो 4 टाइम्स कर देंगे. ठीक है, 1 मिनट के लिए ओरिजिन को हमने अलग रखा. ओरिजिन को अलग रखा क्योंकि वो चारों ट्रायंगल में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो ओरिजिन सभी में कॉमन है. 1 मिनट उसको हमने अलग रखा. ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या है? अच्छा, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू k, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें तो. ठीक है, तो यहां पर पॉइंट आएगा 1, 0, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा. 2, 0 भी सेटिस्फाई करेगा. 3, 0 भी. k माइनस 1, 0 वो भी सेटिस्फाई करेगा. और k, 0 इक्वलिटी होल्ड करेगी तो वो भी सेटिस्फाई करेगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यदि y 0 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? मतलब ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं ये? इसको ऐसे समझो, x प्लस वाई क्या है? लेस देन और इक्वल टू k. तो y आपने 0 लिया तो x क्या है आपका? y 0 लिया. ओरिजिन को 1 मिनट के लिए हटा रहे हैं हम, तो x आपका 1 से लेके k तक कोई भी हो सकता है. तो कितने पॉइंट मिल गए आपको? k. अब y मैंने 1 लिया, मतलब ऊपर y 1 लिया, तो फिर क्या क्या सेटिस्फाई कर सकता है? x 1 भी सेटिस्फाई कर सकता है, 2 भी, और कहां तक जाएगा ये? k माइनस 1 तक, क्योंकि 1 प्लस k माइनस 1 इज k. आगे बात समझ में. ऐसे ही हम y k ले ले, y इज इक्वल टू k ले ले, तो उस समय x क्या होगा? 0. तो ये वाला केस 1 मिनट के लिए आप हटा दो. तो y मैंने k माइनस 1 लिया. ध्यान से सुनना, क्यों हटा रहे? y k माइनस 1 लिया तो x आपके पास कितना आएगा? 1. अच्छा, इस केस में इधर x कितने हैं? 1 से लेके k माइनस 1 तक, k माइनस 1. ऐसे ही जब आप y k माइनस 1 लिया तो x कितना हुआ आपका? 1. दैट इज टोटल पॉइंट्स कितने हुए? 1 पॉइंट. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आएंगे? 1 + 2 + 3 अप टू k तक. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे y इक्वल टू k क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने जो पॉइंट लिए हैं वो ये वाले लिए हैं. इस लाइन पे भी पॉइंट आ रहे हैं, इस लाइन पर भी पॉइंट आ रहे हैं. आगे बात समझ में. और इस रीजन में आ रहे हैं एक्सेप्ट ये लाइन. ये लाइन क्यों हमने, ये लाइन क्यों नहीं ली? मतलब ये वाले कौन से पॉइंट होंगे जहां पर x आपका 0 हो जाए? तो x 0 मतलब y के, अरे इसको सेटिस्फाई करने के लिए x 0 हो गया तो y के मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा. तो इस पर हमने सारे पॉइंट, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट नहीं लिया. कारण क्योंकि हमने ये वाले पॉइंट निकाले जो इस लाइन पर आ रहे हैं, एक्सेप्ट 0 को भी नहीं लिया. और इस लाइन पर सारे पॉइंट आ रहे हैं एक्सेप्ट ये.
मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं लिया, और इस रीजन में मतलब ये जो ब्लू वाला है मतलब ये बाउंड्री पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये पूरा रीजन, इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं आपके 1 से लेके k तक। अरे बात समझ में आ गई ना। एक और केस लिख लो, नहीं आता तो y यदि k-2 लेता हूँ तो x क्या होगा 1 या फिर 2, तो कितने केस बनेंगे 2, तो 1 + 2 ऐसे कहाँ तक k तक। आगे बात समझ में। तो ये वाला तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे वो ध्यान से समझना। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, और वही एफ ऑफ के बोला है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे यहां से यहां तक क्या आ रहा है 1 + 2 + 3 ऐसे कहां तक k तक, ठीक है। और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई कैसे कि ये दो बाउंड्री, ट्रेंगल की दो बाउंड्री कवर हो रही है, ये कवर नहीं किया, तो ये वाला हम कवर कब कर लेंगे जब ये ले लिया। ध्यान से समझना भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ये बाउंड्री लू मैं और ये बाउंड्री लू, एक्सेप्ट 0 को तो ले ही नहीं रहा, तो ये वाला पॉइंट 0, के कवर हो जाएगा इस ट्रेंगल में। ऐसे ही फिर अगला केस हमने क्या लिया, ये वाला कि ये बाउंड्री कवर कर ली, ये बाउंड्री कवर कर ली, इसको छोड़ दिया। फिर अगले केस में क्या हो जाएगा कि ये बाउंड्री कवर हो गई और ये बाउंड्री कवर हो गई। तो इन सब में देखो कि ओरिजिन कवर नहीं हुआ, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सब कुछ कवर हो गया 0 को छोड़ के, तो 0 को अलग से ऐड कर दिया। तो इतने टोटल पॉइंट्स है। अब ये कितना हो गया आपका एफ ऑफ के, कितना हो गया भाई 1 प्लस ये हो गया k इंटू के प्लस 1/2, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ k इंटू के प्लस 1, दैट इज 2k² प्लस 2k प्लस 1। ये आपका एफ ऑफ के आ गया। अब एफ ऑफ के आ गया तो आप सारे आंसर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, देखो पहले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है एफ ऑफ 10 पूछा गया है, तो 10 रख दो तो ये 221 तो 221, ठीक है। और क्या पूछा गया 99, तो 99 तो 299 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 - 1 का स्क्वायर, 2 × 99 + 1। तो इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 10,000 - 200 + 1 प्लस इसको 99 को यहाँ भी लिख दिया हमने 100 - 1, तो ये हो गया 200 - 2 + 1। ओके, तो ये हो गया आपका 20,000 और ये -400 + 200 -200 + 2 - 2 कैंसिल हो गया +1, तो ये आपका हो गया 00891 + 1, तो ये हो गया 19801, तो 90,801। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, इफ एफ ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 to 5 - x अपॉन में x पावर n dx अपॉन में 5 - x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 0 to 2, n 0 से 2 है, and f of n is thrice differentiable in 0 to 2, then f dash half, f double dash half, f triple dash half और f of half। ये हमें बताना है कि 0 f का डिफरेंशिएशन हाफ, हमें इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। ओके, तो क्या करें वो देखो आप, ठीक है भाई। हाफ हमें चाहिए है ना, तो एन को यदि मैं हाफ एफ ऑफ हाफ, ये फंक्शन जो है आप पहले तो ये समझो जो फंक्शन है वो एक्स का नहीं है, एफ जो है फंक्शन एक्स का नहीं है, वो किसका है, एन का फंक्शन। तो एफ ऑफ हाफ कब आएगा, जब हम एन हाफ रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, अच्छा इसमें एक बार किंग लगाया इस इंटीग्रेशन में, तो 5 - x रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 5, 5 - x रखेंगे तो ये x हो गया, ये 5 - x हो गया पावर n, और ये हो जाएगा आपका 5 - x, x की 5 - x रखा तो ये हो गया x। बात समझ में आ रही है, हमने x को रिप्लेस किया 5 - x से, इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद आ रहा है किंग या प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, नाउ फिर हमने क्या किया, यहां पर n को 1 - n से रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा f 1 - n, ठीक है, क्योंकि हाफ रखेंगे तो यहाँ हाफ रखेंगे तो वो भी हाफ ही बनेगा। तो 1 - n रखा तो ये हो गया 0 से 5, 5 - x अपॉन में x, 1 - n dx अपॉन में 5 - x, ठीक है। तो उसको रखने से क्या हुआ, ये हुआ 0 से 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 - x अपॉन में x
अपॉन में 5 माइनस एक्स अपॉन में एक्स पावर एन, 1 माइनस एन पावर जो है अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया dx अपॉन में 5 माइनस एक्स, ये 5 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 0 से 5 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, ये ऊपर चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन में 5 माइनस एक्स पावर n, और ये x बच गया नीचे, तो dx अपॉन में x। सो इट इज, ये क्या निकाला था हमने, f ऑफ माइनस एन, तो f ऑफ माइनस एन ये आपका किसके बराबर आ गया, f ऑफ n के बराबर आ गया क्या। तो अब ऑप्शंस में देखो क्या है, सबसे पहले तो f ऑफ हाफ की हम बात करें तो n की जगह हमने हाफ रखा, तो f ऑफ हाफ इज इक्वल टू f ऑफ हाफ, तो यहाँ से पता नहीं चलता है कि वो 0 होगा या नहीं होगा, तो ए डी ऑप्शन तो नहीं होगा। एफ डैश हाफ, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में, ये हो गया 1 माइनस हाफ एफ डैश एन। अब हाफ रखा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एफ डैश हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ और एफ डैश हाफ, तो ये हो गया 2 ट्वाइस ऑफ एफ डैश हाफ इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एफ डैश हाफ इज 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एफ डबल डैश हाफ करोगे तो वो क्या बनेगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश 1 माइनस एन माइनस माइनस प्लस और एफ डबल डैश एन, तो यहाँ पर हाफ रखा तो एफ डबल डैश हाफ इज इक्वल टू एफ डबल डैश हाफ, तो कोई पता नहीं चल रहा है। अब एक बार फिर डिफरेंशिएट किया तो एफ ट्रिपल डैश 1 माइनस एन, ये माइनस किसके आया, माइनस एन का डिफरेंशिएशन, और एफ ट्रिपल डैश एन, साइज डिफरेंशिएबल बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एन को हाफ रख दो तो यहाँ से एफ ट्रिपल डैश हाफ कितना आ गया, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, सेकंड का, ए एंड सी, एफ डैश हाफ और एफ ट्रिपल डैश हाफ इज 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, सेकंड में आपका ए एंड सी। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर till x power 9 power 3 is where mod x is less than 1 is L, then L is divisible by 5 2 3 11। ओके, सिंपल क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 18 का कोएफिशिएंट निकालना है आपको। तो एक तो दिख रहा है कि जीपी है, उसको फिर वहां से निकाल लो, या दूसरा तरीका, ये मल्टीनोमियल लिखा है क्या है, तो यहाँ से लिखा है 1 से x पावर 9 इंटू 1 से x पावर 9 इंटू 1 से x पावर 9 का प्रोडक्ट, तो यहाँ से x पावर 18 चाहिए, तो यहाँ से हम x पावर 0 से लेके 9 तक कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ x पावर 0 से लेके 9 तक कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से x पावर 0 से 9 लेके कुछ भी ले सकते हैं। तो इनके प्रोडक्ट में x पावर 18 के जितने टर्म्स बनेंगे उन सबका सम चाहिए आपको, तो इसको हम फिक्टिशियस से करेंगे। आप बाइनोमियल से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इसको हम फिक्टिशियस से करना चाह रहे हैं कि मान लो एक नंबर है x1, वो x1 कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, वो होगा आपका 0 से लेके 9 तक, मतलब ये जो 1 लिखा है इसको लिख देंगे हम x पावर 0। तो आपको याद आ रहा होगा मल्टीनोमियल और फिक्टिशियस दोनों एक जैसे ही रहते हैं, याद आ रहा ना। कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो मल्टीनोमियल और फिक्टिशियस से करना आसान रहता है। ठीक है, तो यहां से मान लो x की पावर x1 आ रही है, क्या आ रही है, ये x1 क्या है, मान लो इस केस से, इस बंडल से, या यहाँ पर जितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है कितने, ठीक है, वहां से जो x की पावर आ रही है वो x1 आ रही है, और तो उसकी पावर क्या हो सकती है, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली यहाँ से जो x की पावर आ रही है वो x2 आ रही है, वो भी क्या होगा, 0 से 9 कुछ भी हो सकता है। और सिमिलरली यहाँ से जो x की पावर आ रही है वो 3 आ रही है, तो यहाँ पर i 1 2 3 x1 x, मतलब कहने का मतलब ये है कि x1 x2 x3 सब क्या होंगे 0 से लेके 9 तक। तो यहाँ से x की पावर x1 आई, यहाँ से x2, यहाँ से x3, तो सबका पावर का सम हमें कितना चाहिए, x की पावर 18। तो इसके हम सॉल्यूशन निकाल ले, बट यहाँ पर इसके नॉन निगेटिव सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे क्योंकि x1 x2 x3 0 से लेके 9 तक है, 0 से लेके 9 तक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यदि इसके हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले तो वो क्या होता है, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, तो वो वाला केस तो हो गया 18 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। बट इस केस में क्या हुआ है, सारे एक्स आई 0 से लेके 18 तक जाएंगे, तो हमें तो वो वाला केस माइनस करना पड़ेगा जब कोई भी 9 से ज्यादा हो रहा है।
एक 9 से ज्यादा हो या 2 9 से ज्यादा हो या 3 9 से ज्यादा हो। तो हमने क्या किया कि 3 में से एक किसी को हमने, ये बात समझ में आ गई, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया कि 3 में से एक, मान लो कोई x1 है, उसको हमने 10 दे दिए, मतलब वहां से पावर 10 आ रही है, तो वो वाला केस तो नहीं हो सकता। अरे भाई पावर जो है 0 से लेकर 9 तक होनी चाहिए सभी, यहाँ से भी पावर वही है, यहाँ से भी यही, यहाँ से भी। अब मान लो इसमें तो वो वाले भी केस आ गए जब पावर किसी यहाँ से 10 आ रही है, 11 आ रही है, 12 या इधर से कहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा तो हो नहीं सकता कि 9 से ज्यादा दो एक साथ आ जाए, मान लो 9 से ज्यादा 10 आ रहा है, तो यहाँ से मान लो 10 आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, तो सम 20 हो गया, तो 18 कभी हो गई नहीं। तो तीन में से एक केस हमने ले लिया जहां 9 से ज्यादा पावर आ रही है, दैट इज 10। तो मान लो x1 को आपने 10 दे दिया, मान लो x1 को आपने 10 दे दिया, तो तीन मतलब इसके पास भी आ सकता है, इसके पास भी, इसके पास भी। तो फिर अब x1 को रखा हमने t1 प्लस 10, तो ये हो गया t1 प्लस x2 प्लस x3, तो इधर कितना बचेगा 8। अब यहां से भी आप देख सकते हो कि किसी के पास और किसी के पास 10 से ज्यादा नहीं जा सकता पावर, इसके पास 10 पावर चली गई, तो ये तो मैक्सिमम 8 ही जा सकता है ना। तो अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 2 10c2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 20c2 माइनस 3c1 3 इंटू 10c2, दैट इज 10 इंटू 9/2, तो ये हो गया 10 इंटू 19 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 9, तो 5 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ कितना बचा 38 और इधर 27, तो ये हो गया 11, तो 5 इंटू 11, दैट इज नंबर कितना आ गया 55, जो डिविजिबल होगा 5 से और 11 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए एंड डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लेट समेशन ऑफ k 0 to 1000 2000 c 2k 9 power k is divisible by 2 power a, then maximum value of a is, okay। ये जो है हमें इसकी वैल्यू निकालना है, बस पहले तो वो निकालो फिर बाद में देखेंगे। तो ये जो इसका एक्सपेंशन है वो लिख लेते हैं, 0 रखा तो क्या आ गया 2000 c0, अच्छा 9 पावर k को हमने लिख दिया 3 पावर 2k, तो ये हो जाएगा 3 पावर 0 प्लस 2000 को हम 2k नहीं लिखते, 2000 c2 3 पावर 2, ठीक है, प्लस 2000 k की जगह 2 रखा तो ये हो गया 4 और 3 पावर 2 इंटू 2 4, ऐसे ही लास्ट टर्म क्या आएगा 2000 c k की जगह रख दिया 1000, तो ये भी हो गया 2000 और यहाँ 3 पावर कितना हो गया 2000, ठीक है। तो अब ये कैसे आएगा, ये वैल्यू कैसे आएगी वो देखो। अब ये जो आपको जाना पहचाना दिख रहा है, बट इसमें मिसिंग है कौन से टर्म, यहाँ पर इवन चल रहा है, ऑड वाले टर्म मिसिंग है। तो ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है 1 प्लस 3 पावर 2000 का यदि एक्सपेंशन लिखूं मैं तो क्या होगा 2000 c0 2000 c1 3 2000 c2 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 माइनस 3 पावर 2000 का एक्सपेंशन हम लिखे तो हो जाएगा 2000 c0 माइनस 2000 c1 3 2000 c2 3 स्क्वायर एंड माइनस सो ऑन। अब इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो 1 प्लस 3 पावर 2000 प्लस 1 माइनस 3 पावर 2000, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2000 c0, ये 2 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को उसने नाम दिया है, कुछ नाम नहीं दिया है तो नाम हम दे देते हैं, इसको मान लो बोल दिया नंबर n। तो ये 2 टाइम्स ऑफ n है क्या, तो n आपका नंबर यहां से आ गया 3 प्लस 1 4 पावर 2000, ये 1 माइनस 3 माइनस 2 पावर इवन तो 2, तो 2 पावर 2000 डिवाइडेड बाय ये 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां से अब 2 पावर 2000 कॉमन लिया तो ये बचा 2 पावर 1000, सॉरी नहीं 2 पावर 2000 ही बचेगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका नंबर जो n है वो आ गया 2 पावर 1999 और ये हो गया 2 पावर 2000। अब ये 2 पावर a से मान लो डिविजिबल है, ये उसने बोला है, तो a मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका 1999, तो आंसर इज 1999।
तो 1999 कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी नहीं है। डी में क्या बोला है? ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 2000। यस, सो 1999 इज ग्रेटर देन 1000 लेस देन 2000, सो आंसर इज डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में देखो क्या दे रखा है। कंसीडर I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, देन I1 और I2 का रेशो निकालना है। तो जैसे इसने बोला है कि रेशो निकालना है, तो इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना ना पड़े हमें, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि I1 और I2 एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए तो सीधा हम वो कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन। याद आ रहे होंगे, इस टाइप के हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके होते हैं। I1 दे रखा है आपको 0 से π/2 cos x पावर √17 प्लस 3 dx and I2 is 0 to π/2 cos x पावर √17 प्लस 5 dx, देन I1 अपॉन में I2। ठीक है, तो यहाँ फंडा वही लगेगा, पावर भी थोड़ा अजीबो गरीब है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अरे अजीबो गरीब समझ में आता है ना। तो हमें यहाँ कोशिश हमारी ये रहेगी कि एक इंटीग्रेशन को हम दूसरे में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो कॉस की पावर है तो इसका सीधा इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, बट हमारे दिमाग में आता है कि बाय पार्ट्स। अब देखो किसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है कॉस की कंपेयर टू दिस, तो हम इसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर कम होगी। तो I2 को हमने लिया 0 से π/2, ध्यान से सुनना, cos x पावर √17 प्लस 4 और एक cos अलग ले लिया। ये बात समझ में आ गई, मतलब यहां से एक cos x निकाल के अलग ले लिया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको अभी एक बार तो ऐसे रखो और इसका इंटीग्रेशन sin x, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन √17 प्लस 4 बाहर है। ठीक है, 0 से π/2 इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, तो √17 प्लस 4 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये तो बाहर आ गया, और cos x पावर √17 प्लस 3 है ना। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x और cos x का इंटीग्रेशन क्या था, साइन x, तो ये हो गया sin स्क्वायर x dx। I2 π/2 रखेंगे तो क्या होगा, cos x पावर था तो ये 0 हो जाएगा, और 0 रखा तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया, माइनस √17 प्लस 4। ओके, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहां बचा 0 से π/2 cos x पावर √7 प्लस 3, और ये हो गया साइन स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो I2 आपका हो गया √17 प्लस 4, ये दो इंटीग्रेशन बन रहे हैं 0 से π/2 cos x इंटू दिस, तो cos x पावर √17 प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो cos x पावर √17 प्लस 5 dx, 0 से π/2। अब यहां से आप देखो कि I2 जो बन रहा है वो आपका बन रहा है √17 प्लस 4, और ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका I1 बन गया, और ये जो बना वो क्या बन गया, I2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर आके ये ऐड हो जाएगा, तो I2 के साथ आ गया √17 प्लस 5, और इधर है √17 प्लस 4 I1। तो यहां से I1 और I2 का रेशियो आ गया आपका हमें I1 बाई I2 बताना है या I2 बाई I1। देखो I1 बाई I2, तो इसको इधर लाए, सो I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू √17 प्लस 5 बाय √17 प्लस 4। ये 5 है तो इस 5 को लिखा 4 प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन में √17 प्लस 4। ओके, सो I1 बाई I2 ये वैल्यू आ गई। अब किसी से मैच कर रहा है क्या ऑप्शन आपका, तो √a तो नहीं है, बी हो सकता है क्या, 4, अच्छा हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखा 1 प्लस, इसको रेशनलाइज किया तो ऊपर चला जाएगा √17 माइनस 4
और इधर हो जाएगा अंडर रूट 17 का स्क्वायर दैट इज 17 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो I1 बाय I2 आपका निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया भाई 1, ये तो हो गया 1, तो अंडर रूट 17 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये हो गया अंडर रूट 17। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। अच्छा मोर देन 1 करेक्ट है, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 17 प्लस 3 आ सकता है। इसको फिर से रेशनलाइज किया तो ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 17 प्लस 3, तो 17 माइनस 9 8 अपॉन में अंडर रूट 17 प्लस 3। तो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 6 and 7। Question number 6 and 7. Z1, Z2, Z3, Z4 are roots of the equation Z power 6, Z power 4, Z power 3, Z square plus 1 is equals to 0। इसके रूट है Z1, Z2, Z3 और ZR cube plus 1 should not be equal to 0 where R belongs to 1, 2, 3, 4। ओके, मतलब जेड क्यू प्लस 1 0 नहीं हो सकता, किसके लिए? सेम Z1, Z2, Z3 और Z4 के लिए। ठीक है, उसने ये बोला है देन Z1 पावर 99, Z2 पावर 99। ओके, एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर मेड बाय जॉइनिंग ओके इन आर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो आप देखो कि कॉम्प्लेक्स Z1, Z2, Z3 इनमें से कोई भी Z1 हो सकता है क्या? यदि Z1 हुआ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, इस इक्वेशन को कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो Z आपका 1 भी नहीं है, Z आपका 1 भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो एक जीपी नहीं बन रही है ना? ठीक है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। Z पावर 5 मिसिंग है, नहीं तो ये बन जाता आपका Z पावर 7। तो माइनस Z पावर 5। अच्छा, या फिर इसको ऐसे करें हम Z पावर 6, Z पावर 4, Z क्यूब, Z स्क्वायर प्लस 1, Z ऐड कर दिया और Z माइनस कर दिया, तो यहां से आ गया Z पावर 5 माइनस 1, और ये एक जीपी बन रही है Z पावर 5 अपॉन में Z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से Z पावर 5 माइनस 1 कॉमन आ गया और ऊपर बच जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो Z इंटू Z माइनस 1, तो Z स्क्वायर माइनस Z प्लस 1 अपॉन में Z माइनस 1। Z आपका 1 नहीं हो सकता, हम बात कर चुके हैं, तो ये आपका हो गया Z पावर 5 माइनस 1 और ये हो गया Z स्क्वायर माइनस Z प्लस 1। तो ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, बट यहां से हम देखें तो ये हो गया Z प्लस 1 और ये हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस Z प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या Z आपका माइनस 1 है क्या? Z मैंने माइनस 1 रखा तो वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो Z आपका माइनस 1 नहीं होगा, तो मतलब ये 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा? ये। तो बट इसने बोला है कि नॉन जीरो है, तो इसको भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। अरे नॉन जीरो है ना, तो ये तो नॉन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो ये आपका 0 नहीं हो सकता, तो कौन 0 होगा? Z पावर 5 माइनस 1 0 होगा। तो इसके 5 रूट हम जानते हैं, Z क्या हो जाएगा? e पावर आयोटा 2n पाई बाय 5 वेयर n 0 to 0 1 2 3 एंड 4। तो आपके चारों रूट हम लोकेट कर 5 रूट है, 5 रूट लोकेट कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका 1,0। ठीक है, फिर n को आप 1 रखोगे तो आपको मिल जाएगा दूसरा रूट। अच्छा, Z1 तो नहीं है, तो Z1 Z2 Z3 Z4 में से कोई भी ये वाला रूट तो नहीं होगा, तो Z1 Z2 Z3 कौन से होंगे? n 1 रखा तो वो हो जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट है आपके। 2 रखा तो हो गया 4 पाई बाय 5, 3 रखा तो ये हो गया आपका 6 पाई बाय 5 एंड 4 रखा तो वो हो गया 8 पाई बाय 5। तो आपका एक रूट तो ये है, इधर आएगा, एक रूट इधर आएगा, एक रूट इधर आएगा और एक रूट इधर आएगा, और हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, तो ये Z1 Z2
Z3 एंड Z4। ठीक है, अब उसने क्या क्या बोला है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोला है कि Z1 पावर 99 से लेके Z4 पावर 99। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है Z1 पावर 99, Z2 पावर 99 से Z4 पावर 99। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि 1 प्लस Z1 पावर P, Z2 पावर P से लेके Z4 पावर P, यदि P 5 का मल्टीपल नहीं हुआ तो वो 0 होता है। 5 का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 सारे 1 हो जाएंगे। 5 का मल्टीपल होता है तो, जानते हो ना भाई, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये P क्या है 99, तो ये 5 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। तो 1 प्लस दिस शुड बी 0, तो दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू 1। इधर आ गया तो -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ सेकंड में बोला है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मेड बाय जॉइनिंग Z1 Z2 Z ऑन द आर्गन प्लेन। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं, तो इसको आप हटा सकते हो। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है, ये वाला, इसका एरिया निकालना है। अब देखो, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 1, मतलब ये 1, सबका मॉड्यूलस 1 है, ये ऐसे समझ लो। ठीक है, ये एंगल कितना है, 2π/5। ठीक है, ये 4π/5 है, तो ये एंगल भी कितना हुआ, 2π/5। ऐसे ही ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, 2π/5। अब बोलोगे Z3 तो 6π/5 है। अरे भाई 6π/5 ऐसा हुआ, ये 4π/5 है, तो ये बचा कितना, 2π/5। और ये भी कितना होगा आपका, 2π/5। और ये कितना होगा, ये भी 2π/5 होगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है Z4, इसको हम लिख सकते हैं e⁻i -2π/5, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट हो गया, एंगल कितना दोनों के बीच, 2π। सॉरी, एंगल नहीं, तुम तो उनका सम देखो कितना है, 2π। तो ये 8π/5 है, वो ऐसे मेजर किया, ऐसे मेजर करेंगे तो 2π - 8π/5, तो वो हो जाएगा 2π/5। तुम आगे बात समझ में, आर्ग्यूमेंट -2π/5। तो देखो भाई, इस ट्रेंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। कितना हो जाएगा, 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, 1/2 दिस इंटू दिस, 1 × 1 एंड एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये फॉर्मूला आता है ना भाई, ये दो ट्रेंगल का एरिया निकालना है, तो ये और ये दोनों साइड, हाफ ऑफ दोनों साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। ठीक है, इधर भी ये जो एंगल है 2π/5 बन रहा है, इधर भी 2π/5, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये वाला, ये भी 1 1 है, तो ये हो जाएगा हाफ, 1 × 1, और यहाँ एंगल कितना इंक्लूड हो रहा है, 4π/5। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 3, हाफ तो कॉमन आ गया, और 3 के साथ साइन 2π/5, साइन 2π/5, π/5 कितना होता है आपका, 36 डिग्री। हाँ 36 डिग्री, तो ये हो गया 72 डिग्री। ठीक है, और साइन 4π/5 होगा 144 डिग्री। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 144 180 - 36 144, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 36। ये ऐसे बोला, पाई माइनस π/5 लिख सकते हैं, π/5 इज 36। तो ये आ गया। अब हमें जो बताना है वो बताना है कि ये 2 sin 18 2 cos 36 sin 72 cos Q 18, इसको 18 डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है भाई, तो हाफ, इसको लिख सकता हूं मैं cos 18 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं हम cos 54 डिग्री। ओके, ठीक है भाई, हाफ ऑफ 3 cos 18 डिग्री। cos 54 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 18, तो cos 3 थीटा होता है 4 cos Q थीटा -3 cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 cos Q 18 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 8 और 9 देखो क्या बोल रहा है ये। एट एंड 9 में बोला है कंसिडर द पैराबोला P दैट इज y² = 2x एंड अ सर्कल S दैट इज 2x² + 2y² - 7x + y
is equals to 0. The area of the triangle made by the common points of S and P is, and the equation of the one of the common tangent of P. ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन में इसने बोला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय द कॉमन पॉइंट्स ऑफ P एंड S. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एक आपके पास सर्कल है और एक पैराबोला है, तो सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व हम, x को हमने यहां से लिखा y स्क्वायर बाय 2, तो यहां रख दिया, तो ये हो जाएगा y पावर 4/4 प्लस 2 y स्क्वायर, तो रहने दो, -7 x की जगह रख दिया y स्क्वायर बाय 2 प्लस y इज इक्वल टू 0. सबसे पहले तो यहां से एक y कॉमन आ रहा है और ये कैंसिल हो गया 2, तो y पावर 3/2, एक y कॉमन आ गया ना, प्लस 2y माइनस 7y बाई 2 प्लस 1, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया y क्यूब प्लस 4y माइनस 7y माइनस 3y प्लस 2. y इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y माइनस 1 इसका एक फैक्टर हुआ, तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो प्लस y माइनस y माइनस 2. y इज इक्वल टू 1 फिर से एक इसका फैक्टर है, तो y माइनस 1 y माइनस 1 y स्क्वायर और y माइनस 1 तो y प्लस 2. तो यहाँ से y आ गया 0, 1 और -2. यहाँ ध्यान रखना कि y का स्क्वायर आ रहा है, मतलब वहां पर सर्कल और पहला वाला दोनों टच कर रहा है, तो y आ गया 0, 1 और -2. ठीक है भाई, x एक्सिस y एक्सिस, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो पैराबोला कुछ ऐसा हो गया, और सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पर है, अच्छा ओरिजिन से पास कर रहा है ये, है ना, सेंटर है इसका 7/4 और माइनस हाफ, ओरिजिन से पास कर रहा है ना. ये आपका पैराबोला बन गया. ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, y0. अच्छा y0 है तो उस समय x भी निकाल लेते हैं, यहाँ रख दो. y0 है तो x कितना हो गया 0, 1 है तो ये हाफ हो गया और -2 है तो वो 2 हो गया, मतलब आपके पास पॉइंट्स आ गए 0,0, हाफ, 1 एंड 2, -2. तो 0,0 पे इंटरसेक्ट करेगा, हाफ, 1, यहाँ पर वो टेंजेंट है, तो आपका जो सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा. यहाँ पर टच करेंगे, समझ में आ गया, ये ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट हो गया हाफ, 1, बी पॉइंट हो गया 2, -2. ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके, ये तो ओरिजिन है. अब आपसे पूछा क्या गया पहले क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय द कॉमन पॉइंट ऑफ एस एंड पी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है हमें. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो सीधा 1/2, ओरिजिन है तो 0, 0, 1, हाफ, 1, 1, 2, -2, 1, इसका मॉड, तो ये हो गया हाफ, -1 मॉड, -1 और -2, -3, तो ये हो गया 3/2. एरिया आ गया 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ पी एंड एस. तो कॉमन टेंजेंट तो एक तो इधर भी आ सकता है और एक इधर भी आ सकता है, तो ए पर निकालना आसान है, पहले ए पर निकाल लेते हैं. ए पर हमने निकाला टेंजेंट इस पर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पर टेंजेंट जो आएगा किस पॉइंट पे, हाफ, 1 पर, तो y1 1/2 दैट इज x, 2x/2, तो x प्लस x1, तो ये ऐसे देखो 2 इंटू एक्स प्लस x1/2, तो ये हो गया आपका 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. ये टेंजेंट, क्या ये एक ऑप्शन में दे रखा है क्या, और ओनली 1 करेक्ट है, तो ए तो नहीं है, बी नहीं है, सी 2x - 2y, यस आंसर इज सी. अब बाकी हो, क्योंकि ओनली 1 करेक्ट है ना, बाकी नहीं दे रखा हुआ, क्योंकि इधर से भी एक निकल सकता है. तो
तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन है g of x is given that x into x minus 1 divided by x square plus 1 into e power minus x, and function y is equal to f of x satisfies the differential equation dy minus y dx e power x g dash x dx. Also f of 0 is 0. Then f dash 1 is equal to area bounded by the f and the x axis in first and fourth quadrant. Okay, तो आपसे क्या क्या बोला गया यहाँ देखो, आपका मेन टारगेट होना चाहिए इसको f सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन निकालेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो फंक्शन f निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, dx से डिवाइड किया, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स माइनस वाई, ये हो गया e पावर x g डैश x, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। if क्या है इसका, e पावर माइनस x, तो ये हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया y इंटू ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स इंटू ये पूरा ई पावर एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। तो ये हो गया y इंटू ई पावर माइनस एक्स, और ये कैंसिल हो गया, जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन g ऑफ x और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, और g ऑफ x इज नथिंग बट x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके। और साथ ही साथ ई पावर माइनस एक्स भी प्लस सी निकालने के लिए एफ ऑफ 0 0 दे रखा है, तो 0 रखा तो ये 0, ये भी 0, तो सी भी 0, तो y आपका आ गया। फिर ई पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो y हो गया x इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यही आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो गया। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया। आपसे पूछा गया है एफ डैश 1 एंड एरिया बाउंडेड बाय द एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। डिफरेंशिएट किया इसको, तो एफ डैश एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर हो गया 2x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स हो गया आपका, 2 कॉमन आ गया, सॉरी 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इधर हो गया 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x क्यूब कैंसिल हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स 0 कहाँ कहाँ होगा, जब x 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम कब मिलेगा, जब ये 0 होगा। तो ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स x इज माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस रूट 2। तो इसका ग्राफ, अच्छा एक तो उसने बोला था कि f डैश 1 निकालो, तो x की जगह 1 रख दो, तो f डैश 1 आपका आ गया, f डैश 1 ही पूछा गया है, हाँ 1 रख दो यहाँ पर, तो ये हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 बाय 2 अपॉन में 4 दैट इज हाफ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0 और 1 पर ये ग्राफ इसको कट करेगा, ठीक है। और इसके फैक्टर से ये हमने निकाला, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, और रूट टू माइनस वन यहाँ कहीं आएगा, और माइनस वन माइनस रूट टू इधर कहीं आएगा। तो इसका एफ डैश एक्स का जो साइन है, रूट टू माइनस वन और माइनस रूट टू माइनस वन प्लस माइनस प्लस, तो रूट टू माइनस वन पर आपको मिलेगा मिनिमा और इधर मिलेगा मैक्सिमा। इधर आपको मिलेगा मैक्सिमा, ठीक है। तो हमें तो इससे मतलब है, तो 0 पर 1 है, 1 पर 0 है, तो वो कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा आपका, ठीक है। हमें तो 0 से 1 के बीच में मतलब है, बाकी क्या हो उससे मतलब नहीं है। हमें तो रूट टू माइनस वन पे मिनिमम मिलेगा। अब तो ये देखो
डिक्रीज हो रहा फिर इंक्रीज हो रहा, तो मतलब मिनिमम मिला। तो उसने जो क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये एरिया की बात कर रहा है। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम कर देते हैं 0 से 1 में, हमारा काम हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर था वो हो जाएगा 0 से 1 में इंटीग्रेशन किसका, एफ ऑफ एक्स का। और एफ ऑफ एक्स हमने निकाला था ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और ये जो एरिया आएगा वो निगेटिव आएगा क्योंकि ग्राफ नीचे चल रहा है और हम राइट में जा रहे हैं, तो एरिया निगेटिव देगा। तो इसका मॉड निकाल लेते हैं, ध्यान रखना मॉड लगाना है। तो 0 से 1, इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस भी करना पड़ेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये हो गया 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन में ये तो 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखे तो ये क्या लिखा है dt बाई 2, तो हाफ ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये लिखा हुआ tan इनवर्स x, लिमिट है 0 से 1। ध्यान रखना मॉड लगाना है। तो 1 रखा तो ये हो गया 1, ये हो गया 1/2 ln 2, ये हो गया पाई बाय 4, और 0 पर ये 0 सारे 0 हो गए, इसका मॉड। तो ये वैल्यू निगेटिव हो रही है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर खुल जाएगा, तो 1/2 ln 2 माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। अच्छा एक मिनट, निगेटिव हो रहा था या नहीं हो रहा? पाई बाय 4 आपका और ln 2, एफ ऑफ एक्स 0 से 1 किया ना, तो निगेटिव हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा यार। अच्छा एक काम करो, तो 1/2 बाहर निकालो तो ये हो गया 2 माइनस ln 2 माइनस पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 जो होगा वो आपका वैल्यू होगा 1.57, तो वैल्यू नेगेटिव हो रही है, हाँ नेगेटिव हो रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके खुल जाएगा। अब ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इसका कौन सा आंसर हो गया भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पाई बाय 4 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई बाय 4, और ये हो गया ln 2, सभी में पाई के टर्म में दे रखा है ln 2/2 माइनस 1। ओके, ये 1 को हम लिख सकते हैं ln e, ये हो गया पाई बाय 4 ln, ये लिखा है √2 माइनस ln e, तो ये पूरी कहानी हो गई पाई बाय 4 प्लस ln √2/e। अब ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया, अभी भी कोई सा मैच नहीं कर रहा है, पाई बाय 4 प्लस सी ऑप्शन। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ पाई बाय 4 माइनस करके ln e बाय √2, माइनस कर दिया ना, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, डेल्टा दे रखा है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4, देन हमको लिस्ट 1 में डेल्टा की वैल्यू है तो उसके हिसाब से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा 4 मैच करवाना है लिस्ट 2 में। ओके, तो यहाँ पर देखो डेल्टा आपका ये दे रखा है, तो डेल्टा 1 जो होगा इसको हम लिख सकते हैं दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में, कैसे, एक्स वाई जेड और वाई जेड एक्स और जेड वाई एक्स। ठीक है, तो जो दूसरा बनेगा डिटरमिनेंट वो क्या बनेगा, इसके आप कॉफिशिएंट देखो, कॉफिशिएंट क्या है 1 1 0 1 1 0। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 0, वाई का 1 और जेड का 2। यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट -1, वाई का कॉफिशिएंट -1, जेड का कॉफिशिएंट 1। तो अब देखो दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, वाई जेड एक्स, यहाँ पर रो और रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डिटरमिनेंट में, तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, वही लिखा हुआ है। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इससे करो तो ये वाला एलिमेंट आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका जेड प्लस 2x, ये लिखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई इससे करो तो ये लिखा हुआ है क्या, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वाई प्लस 2x, ये वाई प्लस 2x नहीं, पहला तो ये हो गया, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ये गड़बड़ हो रहा है आपका। ओके, जेड एक्स वाई होना चाहिए, मतलब पूरा डेल्टा 1 में एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, हाँ
तो अब देखो z प्लस एक्स हो गया, ये हो गया z प्लस 2x और ये हो गया y माइनस, हाँ तो इसको हमने ब्रेक कर दिया इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन में, और ये आपका डेल्टा है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 3 और -1 के साथ -2, सही है, -1 के साथ माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 - 2 1, तो ये पूरा वैल्यू अब डेल्टा के बराबर आ गया, मतलब डेल्टा 1 आपका हो गया डेल्टा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसका कोफैक्टर देखो आप, तो yz - x², इसका कोफैक्टर देखो तो आप क्या हो गया, वो हो जाएगा y² - zx, और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ गया। तो ये जो लिखा हुआ है कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखी हुई है क्या, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम जानते हैं उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, डेल्टा स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली डेल्टा 3 हम देखें, इसमें हमने क्या किया, रो 2 में माइनस से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में माइनस से मल्टीप्लाई किया, मतलब रो 2 को माइनस रो 2 लिखा, या माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक माइनस बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो वो आपका हो गया x - y z, और ये हो जाएगा y - z x z - x y। अब कॉलम 2 से माइनस निकाले तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका जो लिखा हुआ डेल्टा 3 लिखा है क्या, सॉरी डेल्टा लिखा हुआ है क्या ये, ठीक है। और डेल्टा 4 जो होगा इसको हम फिर से वही करेंगे, x y z y z x और z x y, इसको भी हम 2 के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर रहे हैं, x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 2 और z का कॉफिशिएंट यहाँ 0। जहां पर x का कॉफिशिएंट 0, y का कॉफिशिएंट 1, z का कॉफिशिएंट 2, इधर x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट 0 और z का कॉफिशिएंट 1। अब दूसरा देखो तो y + 2z होना चाहिए, हो रहा है, और ये z + 2x, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2y + x, ऐसे तीसरा रो भी यही हो जाएगा, z + 2x और x + 2y, और ये हो जाएगा 2z + y। तो ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 1 के साथ, तो 1 आ गया, और -2 के साथ ये हो गया -4, तो ये 8 + 1 9, तो डेल्टा 4 आ गया, वो आपका 9 डेल्टा के बराबर आ गया। अब डेल्टा दे रखा है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब आ गए। लिस्ट 1 में पी देखो, डेल्टा 1 डेल्टा 8 दे रखा है, तो डेल्टा 1 कितना होगा भाई, जब डेल्टा 8 हो गया तो डेल्टा 1 आपका कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। तो कौन सा मैच कर रहा है ये, 3, तो पी के साथ 3। क्यू में क्या दे रखा है, क्यू में आपको, ये पी की बात हो गई, क्यू में दे रखा है आपको डेल्टा 2, तो आपसे पूछा गया डेल्टा 2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो डेल्टा 2 हो गया आपका 4, तो 4 किस में मैच कर रहा है, लिस्ट 1 में, तो क्यू के साथ चला गया 1। आर में बोला गया है डेल्टा 6, तो डेल्टा 3 पूछा है, तो वो भी कितना होगा, 6 के बराबर, तो 6 किस में है, 2 में, तो आर के साथ चला गया 2। नाउ एस में दे रखा डेल्टा 1 दे रखा, तो डेल्टा 4 पूछा है, डेल्टा 1 है तो डेल्टा 4 आपका हो गया 9 × 1 दैट इज 9, तो ये किस में है, 4 में, तो एस के साथ चला गया आर। अब ये किस ऑप्शन में दे रखा है, P3 Q1 R2 और S4, ये 9 जो आया 4 के साथ आया ना, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन कनेक्ट हो गया, एस के साथ 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है आपको, x और y और z 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो इस यहां से x की 2 वैल्यू आएगी, y की 2 और z की 2, तो उसको बोला है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उसके हिसाब से फिर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन को, इस 3 इक्वेशन से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाई इसके लिए क्या किया, इसको हमने लिखा log 2 बेस 10, अच्छा बेस 10 है तो सभी को लिख दिया हमने log 2, बेस 10 अंडरस्टूड है, ये लिखा हुआ है log x प्लस log y, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 4 प्लस log x माइनस 1 log y माइनस 2, और ये लिखा हुआ है log 2 प्लस log y प्लस log z, और ये लिखा है 4 प्लस log y माइनस 2 log z माइनस 1, ये है log z प्लस log x 2 प्लस log z माइनस 1 log x माइनस 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर log x माइनस 1 को लिया t, log x माइनस 1 को लिया t, log y माइनस 2 को लिया m,
और log z -1 को लिया हमने n। तो ये जो पहली इक्वेशन बन रही है ये आपकी बन जाएगी log 2, log x को रखा हमने t+1, क्या रखा t+1, प्लस log y को रखा m+2, और ये हो गया 4 प्लस log x -1 t log y -2 m। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहां से आ गई है log 2, log y को रखा m+2 और log z को रखा n+1, 4 प्लस ये हो गया आपका m और n। सिमिलरली ये आपका बन जाएगा log z को रखा आपने n+1, log x हो जाएगा t+1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस ये log z -1 है आपका n और ये है आपका t। ठीक है भाई, ये बन रहा है ना। तो इसको फिर हमने फर्दर लिखा tm, इस पूरी को राइट साइड ले आए तो -t-m, और ये जो बचेगा वो बचेगा आपके पास -2 है ना, 2 + 1 तो ये बचेगा 1 और -log 2 इक्वल टू 0। तो ये जो लिखा हुआ है आपका t-1 इंटू m-1 और -log 2 को इधर भेज दिया तो ये हो गया आपका log 2। आगे बात समझ में। ऐसे ही इसको हम कन्वर्ट करें तो ये लिखा हुआ mn -m -n और ये 2 + 1 3 तो बचेगा -1 और log 2 को इधर ही रखा तो ये जो आपका बन रहा है वो बन रहा है m-1 n-1 का प्रोडक्ट, और यहां से nt -n -t 2 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, ये सही है। तो यहां से ये बन रहा है n-1 और तो इसमें हमने -1 कर दिया और -1 कर दिया, कोई दिक्कत? अच्छा एक मिनट, ये -1 इंटू -1 +1 होगा तो +1 चाहिए, तो ये हो कितना रहा था 4 - 3, हाँ ठीक है +1 ही हो रहा है, ये 4 - 3 +1 हो रहा है और यहाँ +1 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा n-1 और t-1 इज इक्वल टू 1। तो तीसरी इक्वेशन आपके पास आ गई n-1 t-1 इज इक्वल टू सॉरी 1। तीनों का प्रोडक्ट किया तो n-1 या t-1 n-1 m-1 का होल स्क्वायर आ गया आपका log 2 का स्क्वायर। तो t-1 n-1 और m-1 आपका बनेगा log 2 और दूसरा -log 2 को भूलना नहीं है, दूसरा बनेगा -log 2। ओके, तो t-1 m-1 log 2 है ना। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको इससे डिवाइड किया तो n-1 आपका आ गया, इस केस में तो 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो t-1 आपका 1 आ गया और इस केस में -1, इस केस में -1 और फिर क्या बच जाता है, इसको हमने डिवाइड किया इससे तो m-1 आपका आता है log 2, तो इधर क्या आएगा -log 2। तो n आपका आ जाएगा इस केस में n t और m, n t और m क्या क्या आ रहा है वो देखो, ये बन गया तो 2 1 + log 2 और इधर हो गया 1 - log 2, सॉरी 1 ये हो गया 0 और ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1 - log 2, 0 0 1 - log 2। तो NTM की दो वैल्यू आ रही है तो x y z की भी दो वैल्यू आ गई। तो यहां से आप देखो log x कितना हो गया t+1, तो t+1 2 + 1 हो गया आपका 3, log y हो गया और log z। पहले हम ये वाला देख रहे हैं, इधर से देखो
तो पहले तो हो गया t प्लस 1 तो 3, इधर m प्लस 2, तो ये हो गया 3 प्लस log 2, और इधर log z हो गया n प्लस 1 2 प्लस 3 3, और एक और केस कौन सा बच जाता है ये, तो 0 0, इधर है ना 0 0 वैल्यू, 0 और 1 माइनस log 2, तो ये 0 हो गया, t आपका 0 हो गया तो ये हो गया 1, m आपका 1 माइनस log 2 है तो ये उधर जाके 3 माइनस log 2, ठीक है। log z माइनस 1, n आपका 0 है तो ये हो गया 1, ठीक है। तो x y z की वैल्यू निकालना है, तो 10 पावर 3 इधर हो जाएगा 10 पावर 3 इंटू 2, तो y हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 पावर 3, इधर हो गया 10 पावर 3, और इस केस में 10 पावर 1 10, 10 पावर 3 तो 10,000 और अपॉन में 2 तो 5,000, और इधर हो जाएगा 10। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं हम। 10 पावर 3, 10 पावर 3, ओके एक मिनट, 10 पावर 3 इज 1000 अपॉन में 2 तो 500 बनेगा ये, और ये आपका बन रहा है 2000, ये बन रहा है 1000, और ये बन रहा है आपका 1000। अब ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 सॉल्यूशन है, और x1 इज ग्रेटर देन x2, मतलब ये जो है ये आपका हो गया x1 y1 z1, और ये हो गया क्योंकि यहाँ पर x1 बड़ा है, ये x2 y2 और z2। अब उसने क्या क्या पूछा है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो p में, लिस्ट में जाओ आप, वहां पर p में देखो क्या बोला है। p में आपसे बोला गया है y1 बाय x1, y1 बाय x1 इज 2, तो p की वैल्यू है 2, तो किसके साथ मैच कर रहा है, 1 के साथ। q में है z1 बाय x2, z1 बाय x2, तो 10,000 अपॉन में 10, 1000 अपॉन में 10 दैट इज 100, किसके साथ मैच कर रहा है, सेकंड के साथ। r में z1 x2, z1 x2 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 10,000, z1 x2 का, हाँ 10,000 अपॉन में z2 तो 10, तो 1000 दैट इज कौन सा ऑप्शन हो गया, 3। और s में है y2 प्लस z1, y2 प्लस z1 तो 1500 अपॉन में x2 10, तो वो हो गया 150, 150 कौन सा है, 4। तो p1 q2 r3 s4 कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, b। सो आंसर इज b। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है भाई। 14 में बोला है देयर आर n सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log 2x बेस 2 1 प्लस 5 साइन 5 पाई x इन सेट j, देन लिस्ट 1 में कुछ इंटरवल दे रखा है और लिस्ट 2 में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस log x बेस 2 1 प्लस 5 साइन 5 पाई x, 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया log x टू द बेस 2 5 साइन 5 पाई x। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे कि इसका ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ बनाया, जितनी जगह कट करेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और आपके पास इंटरवल है कुछ 0 से 1 1 से 2 0 से 100 एंड r, ओके। log x बेस 2 और इसका यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो साइन 5 पाई एक्स, ये जो इसकी रेंज है, रेंज आप बता सकते हो क्या, -5 से 5 है, और x जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो x आपका मैक्सिमम जो है वो 32 हो सकता है सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि 2 पावर 5 दैट इज 2 पावर 5 x यदि 2 पावर 5 रखे तो ये कितना हो गया, 5। तो इसकी रेंज मैक्सिमम कितनी है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5। तो ये वैल्यू, इसके और इसके यदि सॉल्यूशन मिलना है तो x आपका 32 या 32 से कम होगा तभी सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइन 5 साइन x का हम यदि ग्राफ बनाए तो साइन x का ग्राफ और साइन kx का ग्राफ कैसे बनाते हैं, यदि k पॉजिटिव है तो जहां पे x में जो भी आ रहा है, x एक्सिस पे जहां भी नंबर आ रहा है उन सबको आप k से डिवाइड कर दो, तो साइन kx का ग्राफ बन जाता है। याद आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हमने देखा है। तो साइन 5x का कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5,
मतलब ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू होगी -5। ये ग्राफ आपका हो गया। अच्छा, ये जो होता है साइन एक्स में पाई होता है, तो पाई को हमने 5 पाई से डिवाइड किया तो 1/5, ऐसे 2 पाई बाई 5 पाई 2/5, ये हो गया 3/5, 4/5 और ये हो गया आपका 1। ऐसे ही ये 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 दैट इज 2। नाउ अगला हो जाएगा 11/5, 12/5, 13/5, 14/5 और 15/5 दैट इज 3। ऐसे ही आगे 16/5 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये हमने ग्राफ बना लिया किसका, 5 sin 5x का। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं log x/2 का। ये 1 पर कितना हो जाएगा 0, और 1/5 पे इसकी वैल्यू होगी -2 पॉइंट समथिंग, मतलब इधर कहीं आएगा। तो 1/5 पे वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग, तो ग्राफ इसका ऐसा जाएगा। और 1 पर कितना है 0, तो 1 पर 0, यहाँ पर 1 पर इसको 0 से मिलाना है, ठीक है। और वैल्यू कहीं 32 होगी, 32 पे ये कितना होगा भाई, 32 पर इसकी वैल्यू होगी 5, तो 32 पर ये इस लाइन को टच करेगा y = 5 को। समझ में आ रही है बात। तो ये ऐसे जाएगा और 32 पर कितना हो जाएगा 1। मतलब 32 से पहले हर ये जितनी जगह है सब जगह ये ग्राफ आपका log x/2 कट करेगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस देखो क्या क्या है इसमें। पहला है जे 0 ओपन से 1 क्लोज में नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ब्लैक इसका हमने किया और ब्लू से इसका ग्राफ बनाया। तो जितनी जगह कट करे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो 0 ओपन से 1 क्लोज, 1 2 3 4, और इसको भी काउंट करना है, क्लोज है तो 5 हो गए। तो पी का ऑप्शन आ गया 2, ठीक है। नाउ क्यू के लिए 1 ओपन से 2 क्लोज, तो 1 2 कहां पर है, यहां पर 2 ये है ना, 2 ये है। तो 1 ओपन से, तो 1 2 3 और 4, 4 जगह कट कर रहा है ये, तो 4 सॉल्यूशन हो गए। अच्छा, ये जो है ना ये वाला, ये आगे वाली साइकिल है, ये दिखने में लग रहा है पीछे आ रहा है, आगे है ये, तो इसका आ गया 1। अब आर और एस देखो, आर और एस में सेट है 0 से 100, तो 0 से 100, 100 तो भाई इधर कहीं आएगा। तो आपको जो सॉल्यूशन मिलना है 0 से 32 में मिलना, मतलब आपको जितने भी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो बताना है। और एस ऑप्शन में रियल नंबर है, तो भाई जो 0 से 32 में ही आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके अलावा आप कोई भी इंटरवल ले लो, तो जो 0 से 32 में सॉल्यूशन मिलेंगे वही आपको बताना है। मतलब 0 से 100 बोले, या फिर 0 से 200, या 0 से 300, या पूरा रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेम आएंगे। मतलब जो आर और एस है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको सेम मिलेंगे उस इंटरवल में, ठीक है। तो आप कितने सॉल्यूशन मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं 0 से 1 तक। अच्छा, इसका पीरियड कितना है भाई sin πx का, sin 5 πx का, इसका पीरियड है 2 पाई अपॉन में 5 पाई दैट इज 2/5। तो 2/5 भी बोल सकते हैं पीरियड, 4/5, 6/5, 8/5 या 10/5 दैट इज 2 भी बोल सकते हैं हम। पीरियड इसका 2 भी बोला जा सकता है। तो सुनना ध्यान से, 0 से 1 तक तो सॉल्यूशन इसके कितने हैं 5, 1 में इंक्लूड कर लिया। 1 से 2 में कितने सॉल्यूशन है 4। अब 2 से 3 के बीच में कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 सॉल्यूशन है भाई। तो 3 से 4 में क्या कितने मिलेंगे, तो उसके लिए आप ऐसे करो, चलो एक बार बना लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये हो गया 16/5, 17, 18/5, 19, 20/5 दैट इज 4। तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं 3 से 4 में कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4, आगे 4 मिल रहे हैं। तो 4 से 5 में क्या होगा, 5 से 6 में क्या होगा उसकी बात हम करें। तो मैंने ही बोला कि ये पीरियोडिक है जिसका पीरियड 2 है, ध्यान से सुनना। आगे भी ऐसे ही जाएगा। तो 4 से 6 में 4 से 5 में आपको 4 से 5 में जो ग्राफ होगा आपका वो इसी टाइप का होगा। और कट तो ये कर रहा है 32 तक, तो 2 2 2 ऐसे 6 मिलेंगे, देन फिर 4 मिलेंगे किसमें 5 से 6 में। नहीं आ रही बात, आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो रहा है। तो इधर तो 5 मिल गए, 1 को इंक्लूड हमने कर लिया, फिर 4 फिर 6 10, फिर 4 6, सॉरी ये 4 अलग, हाँ 4 और 6 10, फिर 4 6 10,
फिर 4, ऐसे मिलते जा रहे हैं, ठीक है, 10 10 10 10 10। तो भाई पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 है, तो 0 से 1 क्लोज में कितने हैं इसके सॉल्यूशन? 5 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आगे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने जा रहे हैं। 1 से 3 में इसके सॉल्यूशन कितने आए भाई? 1 से 3 में 10, 1 से 3 में 10 आए, तो 3 से 5 में कितने आएंगे? 10 10 10 10 10 10, 5 से 7 में 10, तो 0 से 1 में कितने आए? 5। इनको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अब तो 1 से 3 में, अच्छा 1 और 3 पे तो अब सॉल्यूशन आ गया, कभी आएगा ही नहीं, क्लोज लगा लो। फिर कितने आए? 10। 3 से 5 में 10, 5 से 7 में 10। तो ऐसे ही हमें कहां तक जाना है? 32 तक। तो आप ले लो 29 से 31 में कितने आएंगे? 10। तो ये कितने नंबर्स हो गए? ये कितने हमने पेयर्स बनाए ऐसे 1 से यहां तक? तो ये आपके बने हैं, देख लो, एपी है ना 1 3 5 7, तो फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस बी, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 28 14, तो 15 टर्म से ही। तो ये तो आपके हो गए 150 सॉल्यूशंस, और ये 5, तो ये टोटल हो गए 155। अब 31 से 32 में क्या हो रहा होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 31 से 32 में वैसे ही हो रहा होगा जैसे 3 से 4 में हो रहा है। तो 31 से 32 में हम ग्राफ बना लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो इसको मान लो 31 कर दो, तो 31, तो 31 0.15 0.25 0.35 0.45 0.15 है ना, 0.25 0.35 0.45 और 0.1/5 0.2/5 0.3/5 0.4/5 और 5/5, दैट इज 1। तो ये आपका मिल जाएगा 32, है ना। तो 32 को कुछ ऐसे लिखो आप, क्योंकि 32 पे वैल्यू जो होगी, 32 का हमने कुछ ऐसा बना दिया क्योंकि ऐसे होते हैं ना, तो 32 पर ये 1 हो जाएगा। तो ये जो है अभी कट करता हुआ जाएगा, और 32 पर एग्जैक्टली 32 पर ये 1 हो जाएगा। सॉरी 1 मतलब साइन 1 होगा, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 31 से 32 में कितने सॉल्यूशन है? 31 से 32 में 31 से 32 में ना, नहीं ग्राफ हमने गड़बड़ बना दिया। 31 से 32 में ग्राफ 1 से 2 जो जा रहा है वैसे ही होगा ना। हाँ, क्योंकि जहां पे ऑड नंबर खत्म हो रहा है वहां पर, क्योंकि ग्राफ जो है 1 के बाद नीचे आ रहा है, उधर 2 के बाद ऊपर जा रहा है, इसलिए गड़बड़ी होगी। 3 के बाद नीचे आ रहा है, तो 31 के बाद ग्राफ जो है नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो क्योंकि बना हुआ था इसलिए गड़बड़ हो गया। तो 31 के बाद ये ऐसा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा ये। तो 31 पर ग्राफ आपका फिर से बना लेते हैं, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसा चलता रहे। तो 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5, दैट इज ये 32 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ है और एग्जैक्टली 32 पे कितना हो गया? 1। तो ये ग्राफ जो है 32 पर 1। तो अब कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं उस इंटरवल में? 4। ऐसे बना लो या फिर ऐसे यहीं पर देख लो कि कितनी जगह कट कर रहा था, 4 जगह। तो 31 से 32 में कितने सॉल्यूशन आ गए? 4। तो 155 प्लस 4 159 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 0 से 32 में। तो वही 0 से 100 में होगा, और वही 0 से वो सारे रियल नंबर में भी वही होगा। तो आर के लिए आपका कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? n इज इक्वल टू 159, दैट इज 3, और ए रियल नंबर के लिए भी 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? पी के लिए 2, आर के लिए क्यू के लिए 1, आर 3 एस 3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कुछ डेटा दे रखा है, मॉडुलस है और ये दे रखा है, और बी डॉट सी इज पॉजिटिव। तो हमें हमसे पूछा गया है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसको देखते हैं, ये इसको देखते हैं, ए डॉट सी, ये हो जाएगा मॉड ए मॉड सी और एंगल बिटवीन देम। तो मॉड ए और मॉड सी 1 into 3, तो ये हो गया 1/2। एंगल बिटवीन ए एंड सी, है ना। तो यहां से आ गया एंगल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल्स टू
π/3, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और यहां पर देखो आप, इसको यदि हम लिखे तो इसको लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ मॉडुलस की बात कर रहे हैं, आप ऐसे समझो इसका मॉडुलस ले लें, इसके मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस भी कितना होगा, 24 ही होगा। और फिर मॉड सी मॉड डी साइन ऑफ एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी। ये कितना दे रखा है, 24। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मॉड ए 1 दे रखा है, मॉड बी 2 है, मॉड सी 3, मॉड डी 4, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 24 है, मतलब ये सब कैंसिल हो गया 24 से। सो साइन एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर, साइन एंगल बिटवीन सी वेक्टर डी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के बीच का एंगल 1। तो साइन की रेंज, साइन कॉस की रेंज -1 से 1, ठीक है। तो भाई 1 कब हो सकता है, जब ये आपका 1 हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ये तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो कॉस को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट 1 है। मतलब कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि -1 -1 1, अरे भाई वो वाला केस नहीं होगा, एंगल बिटवीन है ना। तो ये 1 कब होगा, जब एंगल बिटवीन ए एंड बी शुड बी 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। सिमिलरली सी और डी के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। और इसको 1 होने के लिए ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री। मतलब ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर पैरेलल वेक्टर्स, और ए क्रॉस बी क्या होता है, वो वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, मतलब ओरिजिन ये ले लो, ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, और सी क्रॉस डी क्या होगा भाई, वो वेक्टर जो इस प्लेन, मान लो ये दूसरा प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर, उसने क्या बोला है कि दोनों कोलिनियर है, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी पैरेलल वेक्टर्स है। तो ए क्रॉस बी, बात को समझना, ए क्रॉस बी मान लो ये है और सी क्रॉस डी है, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मान लो ये सी है ये डी है, तो सी क्रॉस डी कुछ ऐसा वेक्टर होगा। तो दोनों पैरेलल कब होंगे, जब ये दोनों वेक्टर और ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो जाए, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस वेक्टर ये हुआ, इन दोनों का क्रॉस वेक्टर ये, पैरेलल तभी होंगे जब ये दो वेक्टर और ये दो वेक्टर दोनों कोप्लेनर हो जाए। तो ए बी सी डी ये सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ए बी सी डी सारे कोप्लेनर वेक्टर, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये मान लो ओरिजिन है, और सी और डी के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है। तो सी और डी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वो कैसे बना है कि 90 डिग्री बन जाए, और साथ ही साथ ए और सी के बीच में एंगल π/3 है, और बी डॉट सी पॉजिटिव देने का मतलब ये है कि बी और सी के बीच का एंगल एक्यूट है। तो ए सी का एंगल यदि हम 60 बनाए तो इधर भी हो सकता है, बट इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो सी वेक्टर शुड बी हियर, मतलब ये हो गया आपका 60 डिग्री, और डी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बट परपेंडिकुलर है इतना पता है, तो उसको कहीं भी ले लो। ये ले लिया हमने, तो ये भी 90 डिग्री, ये तो 90, तो ये 60, ये 90 है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये फिर से 90 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर सभी वेक्टर्स के बीच का अपने को एंगल्स पता है, उनके मॉडुलस पता है। तो अब जो हमें निकालना है वो निकालना है, देखो
अच्छा नहीं, ये भी हमें पता है ना कि डी का जो है वो यहाँ से पता चल जाएगा। एंगल उनके बीच का पाई भी नहीं है, क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि ये पाई हो गया तो -1 हो जाएगा, तो 0 हुआ। तो 0 हुआ मतलब ए क्रॉस बी और सी क्रॉस बी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर आ गई, तो सी, यदि हम डी इधर ले ले, ध्यान से सुनना, डी इधर ले ले तो सी क्रॉस बी किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएंगे। तो वो पैरेलल तो है बट लाइक वेक्टर्स नहीं है। ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ रही, सी क्रॉस डी, यदि डी में ये ले लूं तो नीचे की तरफ जाएगा, तो सी क्रॉस डी ऊपर आना चाहिए, तो डी इधर होगा, तभी तो सी क्रॉस डी ऊपर आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो सी क्रॉस डी भी ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल, ए क्रॉस बी सी क्रॉस बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब उसने आगे क्या पूछा है, वो पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बता दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे बताएंगे, हमें वेक्टर तो पता ही, तो कुछ हम आपको याद आ रहा होगा, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉडुलस का हाफ। क्या ये एरिया होता है क्या, बोलो, क्या ये एरिया होता है क्या? तीन वेक्टर, यदि ट्रायंगल के तीन वेक्टर हमें पता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल उसका एरिया ये होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आएगा जो इसके परपेंडिकुलर है, तो हमने मतलब एक ऐसा, इस प्लेन में तीनों चार वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और एक जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है उसको हमने बोल दिया एन के, उसकी डायरेक्शन किधर ले ली, एन के की डायरेक्शन प्लेन के बाहर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकाले हम, वो देखो, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, तो 2, और ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो साइन थीटा 1 हो गया, और एक क्या आता है, ए क्रॉस बी पता है ना, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू साइन एंगल बिटवीन देम, और एन कैप, एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है तो एन कैप ही हुआ, प्लस बी क्रॉस सी, बी और सी का मॉड 2 × 3 6, और बी और सी के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो साइन 30 हाफ, और बी क्रॉस सी की डायरेक्शन किधर है, बी क्रॉस सी अंदर की तरफ है, तो यूनिट वेक्टर एन कैप ना लेके माइनस एन कैप लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली सी क्रॉस है, भाई माइनस एन कैप क्यों लिया, क्योंकि वहां लिखा था बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी अंदर की तरफ जा रहा है, तो एन कैप नहीं होगा, वो माइनस एन कैप होगा। तो सी क्रॉस ए, तो सी का मॉड ए का मॉड वो हो गया 3 इंटू ए और सी के बीच का एंगल, ए और सी का बीच का एंगल 60 डिग्री, तो साइन 60 √3/2, और सी क्रॉस ए की डायरेक्शन वो भी अंदर जा रहा है, तो यूनिट वेक्टर हम माइनस एन कैप लेंगे, तो इसका मॉडुलस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया आपका हाफ ऑफ 2 - 3, और ये हो गया -3 √3/2, और एन कैप का मॉड, एन कैप कॉमन निकाल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज नथिंग बट हाफ ऑफ, ये -1, तो 2 प्लस 3 √3/2, और एन कैप का मॉड 1, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और ऐसे ही हम फिर एरिया, उसने और कुछ पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, तो बीसीडी क्या हो जाएगा, 1/2 बी क्रॉस सी क्रॉस डी एंड डी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस डी एंड डी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसमें भी हमने वही किया कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर इधर की डायरेक्शन में, तो बी क्रॉस सी अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इसका जो मॉडुलस आएगा वो n माइनस एन केप के साथ, सी क्रॉस डी वो ऊपर आ रहा है, तो ये तो प्लस एन केप ही खुलेगा। भाई मैग्नीट्यूड जैसे हमने यहाँ लिखा है वैसे रख लेना, इंपॉर्टेंट इसमें ये है इसलिए बता रहा हूं मैं, डी क्रॉस बी अंदर की तरफ, तो ये भी माइनस एन केप। अब इसका मैग्नीट्यूड के हिसाब से जैसे ये किया वैसे आप वो सॉल्व कर लो, और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 अच्छा क्वेश्चन है, जिसको यहाँ प्रॉब्लम आई है ये समझ लो, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी हम कैसे लिखते हैं, वो लिखा जाता है ए का मॉड बी का मॉड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू
एन कैप क्या होता है? वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की जो एन कैप की डायरेक्शन होती है वो कैसे लिखते हैं हम? मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, ए इधर लिख दूं, बी इधर लिख दूं, तो ए क्रॉस बी अंदर की तरफ जाएगा। तो उस हिसाब से हमने एन कैप एडजस्ट कर लिया, एन कैप या माइनस एन कैप होगा। ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है लेट पी इज अ वेरिएबल पॉइंट मूव सच दैट ओपी इज इक्वल्स टू 5 and AP is equals to 13 where A is 6, 12, 4। यहाँ 3D की बात हो रही है, O is origin, then the length of the path traced by P। हमें P का लोकस जो है उसकी लेंथ निकालनी है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर OP 3D की बात चल रही है, तो OP is equal to 5, ये क्या होगा? ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस 5, तो एक स्फीयर मिलेगा। 3D में बात चल रही है, एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर, तो दो स्फीयर कट करेंगे तो कैसे, कहाँ कट करेंगे भाई? एक सर्कल पे। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं ये बात समझ में? एक स्फीयर ये है मान लो, और दूसरा स्फीयर ऐसा है, तो जो सर्कल तो ये जो कट करेंगे कहाँ कट करेंगे? एक सर्कल पे। क्या ये बात समझ में आ गई? कहाँ कट करेंगे? एक सर्कल पे। तो आपको P का लोकस एक प्लेन मिलेगा। देखो मान लो P x, y, z है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, और यहां से x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24y माइनस 8z प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो आपका लोकस आ गया 12x प्लस 24y प्लस 8z। अच्छा ये जो वैल्यू है 144 प्लस 36 प्लस 16, तो ये वैल्यू जो थी वो कितनी थी? तो जो हम कर रहे हैं वो 5 स्क्वायर माइनस ये जो बचेगा ये उधर जाएगा ना, तो 169 और ये हो गया 180, तो ये बचेगा आपका 32। कैसे बचेगा? एक मिनट फिर से देखो, ये 36 ये 16, तो ये हो गया आपका 160, ये माइनस 36 उधर गया तो -4, तो ये प्लस 32 बचेगा। तो 25 प्लस 32 आपका हो गया 57। तो 12x प्लस 24y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 57 ही होगा। एक बार कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है मेरे को। अच्छा 169 है ना, तो 169 माइनस 144 माइनस 16 माइनस 36, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये 160 माइनस 160, तो बचेगा +4, तो +4 तो माइनस 32। अरे 9 है, तो ये 160 तो बचा ये 9, हाँ तो माइनस 36 प्लस 9, तो ये हो गया कितना 27, तो माइनस कर रहे हो तो प्लस 27, तो 25 प्लस 27 ये होगा आपका 52। अब ठीक है, या ऐसे करो कि इसमें 25 और जोड़, समझ में आ गया होगा है ना, कैलकुलेशन ही है। इसको क्या किया, इसको इससे माइनस किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है एक्स वाई जेड में लीनियर मतलब क्या हुआ, प्लेन हुआ, तो वो प्लेन कौन सा है जो ही मैंने बताया, तो 2 से डिवाइड किया इसको कि 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा तो ये बचेगा 3x प्लस 6y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 30। तो पॉइंट P जो आ रहा है वो इस प्लेन पे आ रहा है। आगे बात समझ में, इस प्लेन पर आ रहा है, इस प्लेन पे कैसे मूव कर रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं हम। हमारे पास एक स्फीयर है, एक दूसरा स्फीयर है, तो दो स्फीयर जो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, एक सर्कल पे करेंगे। क्या आ रही है बात समझ में? फिर से एक बार देख लो, ये एक सर्कल सॉरी एक स्फीयर, एक दूसरा स्फीयर, तो इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, ये सर्कल पे। क्या है, सभी को बात समझ में आती है? तो ये जो है जिस प्लेन पे वो सर्कल आ रहा है वो प्लेन की इक्वेशन ये है। तो ये आपका कुछ सर्कल हो गया, और जिस सर्कल पे मतलब जो सर्कल जैसे सर्कल आ रहा है तो वो जो प्लेन है उस प्लेन की इक्वेशन ये है। तो इस पर आपका पॉइंट P मूव कर रहा है, तो आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, टोटल लेंथ। इस पर P मूव कर रहा है, तो P कहाँ मूव करेगा, इस सर्कल पे। अरे बात समझ,
सर्कल, अरे सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो इस पे मूव करेगा। तो इसके लिए फिर अब हमें यदि सर्कल की रेडियस पता चल जाए तो उसका हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, तो वो हो जाएगा 2 पाई r। तो हमें r चाहिए, तो इसकी रेडियस r निकालना है, ठीक है। तो r कैसे निकालेगा, कैसे निकालेंगे, मान लो वो वाला स्फीयर जिसका सेंटर क्या था, O, वो वाला स्फीयर जिसका सेंटर O था, वहां से हमने परपेंडिकुलर डाला। इमेजिन करना, अब स्फीयर है, वो एक सर्कल बन रहा है, वहां से हमने परपेंडिकुलर डाला। मान लो ये स्फीयर है और उस पर एक ये सर्कल है, यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या होगा, इसके सर्कल पे डलेगा, और ये रेडियस r है, ठीक है। और OP की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5। तो पॉइंट O है, वहां से P की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5। हमें निकालना r, तो O से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, तो ओरिजिन से प्लेन पर डिस्टेंस 13/3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये 36 और 9 प्लस 4 13 49, तो 13/7, हाँ 13/7 आ गई ये डिस्टेंस। तो r आपका आ गया √5 का स्क्वायर माइनस 13/7 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपकी रेडियस आ गई, यहां से रेडियस आ गई, तो r को यहां रख दो, तो सरकमफेरेंस आ गई, यही आपकी लेंथ l हो गई। क्वेश्चन में उसने l यूज किया है। आगे भाई समझ में, ये समझ में आ गया ना कि दो स्फीयर जो है सर्कल पे कट करेंगे। तो ये पॉइंट हमने मान लो P ले लिया, तो जो एक स्फीयर है जिसका सेंटर O से O है, वहां से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। या फिर आप ये वाला सर्कल ले सकते, स्फीयर ले सकते हो जिसका सेंटर क्या था, A, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और फिर इसकी रेडियस यूज करना। इसकी रेडियस कितनी थी, 13, तो 13 माइनस फिर आप r निकालो, तब भी वही आएगा। बट ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां से ओरिजिन आ गया तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया, इसलिए हमने वो वाला ले लिया। आगे बात समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 आर ड्रॉन विथ सेंटर्स 0,16, 3,0, 5,8, रेडियस सभी की क्या है, 3। A line of slope m passing through 3,0 is such that the total area of the part of the 3 circles to one side of the line is equal to the total area of the part of the 3 circles to the other side of it. Then m/16. Okay. 0/16. 0/16 इक्वल रेडियस के 3 सर्कल से 3,0 पर एक रेडियस, वो ओरिजिन पे आएगा, ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा ये, है ना। ये 3,0, ये 0,16 और एक 5,8, मान लो वो कुछ ऐसा सर्कल है। सभी की रेडियस तीनों इक्वल सर्कल से है ना, रेडियस सेम। अब वो क्या बोल रहा है कि 3,0 से एक लाइन पास हो रही जिसका स्लोप m है, तो इस लाइन का स्लोप जो है m है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन के लेफ्ट में जितना एरिया आ रहा है उतना ही एरिया राइट में आना चाहिए। ध्यान से सुनो, जितना एरिया लेफ्ट में आ रहा है उतना ही एरिया राइट में आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। तो 3,0 से पास हो रहा है, तो इसका लेफ्ट और राइट एरिया तो इक्वल रहेगा, क्योंकि इसका सेंटर 3,8 है, इसका सेंटर 5,8 और ये है 0,16। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 3 सर्कल से 3,0 से लाइन पास हो रही है। अब लेफ्ट में जो एरिया आ रहा है वही राइट में एरिया होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी रेडियस भी 3 है, इसकी रेडियस भी 3 है, तो ये जो एरिया है एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस एरिया। यदि ऐसा होता है तो ये जो पूरा एरिया जो बचा सर्कल का और ये एरिया ये भी इक्वल हो जाएगा। मतलब ध्यान से सुनो, 2 सर्कल है आपके पास इक्वल रेडियस के, और एक जो लाइन है वो इसको इस हिसाब से इंटरसेक्ट करे कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ
कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेंटर की यदि लाइन हम इंटरसेक्ट ज्वाइन करें, दोनों की रेडियस सेम है, यहां से परपेंडिकुलर डाला, अच्छा ये जो लेंथ है वो भी सेम होगी क्योंकि एरिया सेम है, पूरी सिमेट्री है भाई, रेडियस इक्वल है ना सर्कल की, दोनों इक्वल सर्कल से, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये एरिया जो बनेगा ये एरिया भी इक्वल होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो एक से, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये एरिया भी हम बोल सकते हैं कि इक्वल होगा पूरी सिमेट्री के कारण। तो कहने का मतलब है कि ये और ये भी बराबर होगा, तो ये जो है इन दोनों जो सेंटर्स है इनका मिड पॉइंट हुआ क्या, तो इन दोनों को हम ज्वाइन करें, इन दोनों के सेंटर्स को, तो ये मान लो ये पॉइंट आ रहा है, तो जो आपकी लाइन है दोनों के मिड पॉइंट से, दोनों के सेंटर के मिड पॉइंट से पास होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। कैसे बोल दिया हमने, आप तो ऐसे समझो पूरा सिमेट्री है, तो ये एरिया और ये एरिया सेम होना चाहिए और सेम लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है दोनों का मिड पॉइंट होगा, और ऐसे भी समझ सकते हो ये एरिया और ये एरिया भी सेम होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 5/2 कॉमा 8 और 22 11, 5/2 कॉमा 11, ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये हो गया, नहीं 20, ये 12 होगा ना, 5/2 कॉमा 12, 24/2 दैट इज 12, तो वो जो लाइन है इससे पास हो रही है, एक पॉइंट हमें इस लाइन पर पता है 3,0, भाई ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, मिड पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, कैसे, क्योंकि दिस इंटू दिस ये बराबर होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है वो इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होना चाहिए, तो इसको ज्वाइन किया हमने, ये इक्वल है, ये रेडियस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी बराबर होगी, क्योंकि ये जो कॉर्ड होगी उसकी लेंथ सेम होगी, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया इन दोनों। अब मिड पॉइंट आ गया तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए सर्कल पे, तो उसका स्लोप हो गया 12 - 0 अपॉन में 5/2 - 3, तो ये हो गया 6, तो -24 इसका स्लोप आ गया। स्लोप आ गया तो आपसे जो पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में m/16, तो -24/16 का मॉड बता दो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला देखो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 5 डिजिट नंबर is 41, then find the probability that such a number is divisible by 11। आपको ये गिवन है कि 5 डिजिट का जो सम है वो 41 है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल हो। ओके, तो भाई 5 डिजिट का नंबर बोला है, मैं आपसे बोलूँ कि 55555 ऐसे 5 बार, क्या ये 5 डिजिट का नंबर है? बिल्कुल। तो कहने का मतलब यहाँ की डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। अब डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हमें 41 सम चाहिए। आप ऐसे सोचो कि मैं सारे 999 ले लूँ, तो 99999 लेने पे 5 बार 9 आया तो सम कितना हो गया, 99 5 बार 45, हमें कितना चाहिए 40 बार 41 टाइम्स। तो ये तो कंफर्म है कि सारे 9 नहीं हो सकते। अच्छा, सारे 8 ले लूँ तो 5 बार आएंगे, तो 8 8 8 + 8 + 5 टाइम्स कितना हो गया 40, तो सारे 8 भी नहीं आएंगे, तो 8 और 9 का मिक्स आएगा, मिक्सअप होगा, मतलब सारे 8 भी नहीं हो सकते, सारे 9 भी नहीं हो सकते, है ना। तो हम देखते हैं केसेस क्या होते हैं। सॉरी, 8 और 9 का मिक्सअप नहीं होगा, और कुछ भी हो सकते हैं, बट एक हम ये देख सकते हैं कि जो केसेस है वो हम काउंट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, ठीक है। तो सम 41, तो हम सारे 9 लेंगे तो वो तो 45 हो रहा, तो 4 9 लिए, इनका सम कितना हो गया 36, और कितना चाहिए एक 5, तो सम 41 हो गया। अब इसी को आप कम ज्यादा करते जाओ, तो एक 9 इधर लिया तो ये एक 9 में से एक माइनस किया तो ये 8, और इधर हो गया 6। फिर हमने क्या किया, इधर से एक कम किया तो ये 7 और 7, और क्या हो सकता है कि एक 9 इधर से कम किया तो ये हो गया 8 8 7, और इधर से एक माइनस किया तो हो गया 8 8 8। इसके अलावा और कोई केस नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये इतने 5 केसेस आ रहे हैं जिससे आप इनका सम, सबका सम कितना है 41, अगले आगे कोई केस नहीं होगा। अब इनसे 9 4 टाइम्स है, 5 1 टाइम है, इनसे नंबर्स कितने बनेंगे, तो वो नंबर्स बनेंगे इनका अरेंजमेंट, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 आइडेंटिकल है, तो ये हो गए 5, इधर
5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 आइडेंटिकल, तो ये हो गया 20। इधर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 10। ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका हो गया 120 अपॉन में 4 दैट इज 30। और ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 आइडेंटिकल दैट इज 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया आपके पास 60 प्लस 70। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होंगे 70, जो 5 डिजिट के नंबर होंगे जिनका सम 41 होगा। अब इस क्वेश्चन में फर्दर आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन डिजिट्स जो है जो नंबर्स है वो 11 से डिविजिबल हो। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्राइटेरिया पता है कि जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम का डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मान लो जो ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं, कितनी प्लेसेस है 3, उनका सम मान लो x है जो ऑड पे आ रहा है, और जो इवन पे आ रहे हैं उनका सबका सम कितना है, उन सबका सम मान लो y बोल दिया, तो वो क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल, 11 टाइम्स ऑफ लेमडा। और इवन प्लेसेस पे डिजिट और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं मतलब सारे डिजिट्स हो गए, उन सबका सम कितना है 41। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। तो यहां से हम देख लेते हैं, तो x आपका कितना आ गया 41 प्लस 11 लेमडा वाई 2, या फिर हम बोले कि y कितना आ गया 41 माइनस 11 लेमडा वाई। ठीक है, अब लेमडा हमने 0 लिया, तो x आ रहा है 41/2। 41/2 डिजिट्स का सम हो ही सकता है क्योंकि डिजिट्स जो है सारे इंटीजर है, तो उनका सम फ्रैक्शनल में कैसे आ सकता है। 1 लिया हमने, तो 1 लिया तो ये हो गया आपका 52/2 है ना। 1 लिया तो ये हो गया, 1 लेंगे तो ये हो गया कितना हो रहा है भाई 52/2, तो 52/2 26, और उस समय y कितना हो जाएगा 30/2 50। मान लो 2 लेते हैं हम, अब आगे क्या होगा वो बात कर लेते हैं। 2 लेते हैं तो 22 और 41, वो तो ऑड हो गया तो नहीं चलेगा। 3 लिया तो 33 और 41, अरे ऑड लिया तो ऑड बाय 2 होगा, फ्रैक्शनल आएगा, फ्रैक्शनल तो हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया 4 7 72/2, तो ये हो गया 37। तो y उस समय 3 लेने पे कितना हो जाएगा 41 माइनस 33, तो ये हो गया 8/2 दैट इज 4। ठीक है, तो ये केस भी नहीं होगा। क्यों केस नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट का सम, ऑड पे 3 ऑड प्लेसेस 3 है, उन डिजिट्स का सम 37 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम 999 भी लेते हैं तो मैक्सिमम सम 27 आता है। तो ये वाले केस पॉसिबल नहीं है। ऐसे हम आगे जाएंगे तो ये नंबर x बढ़ेगा, तो आगे जाने से कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये केस चाहिए जब ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम 26 हो और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम 15 हो। क्योंकि हमने ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम हमने 26 बोला था और इवन वाले को क्या बोला था सम 15। ठीक है, तो अब कौन कौन से केस हो सकते हैं भाई वो देखो। आप तो इसको देखो कि 2 डिजिट का सम 15 होना चाहिए, मतलब इवन प्लेसेस पे 2 डिजिट आ रहे हैं ना, उनका सम 15 होना चाहिए। तो 2 डिजिट का सम 15 किस किस केस में आपको मिल सकता है, तो यहां पर इस केस में नहीं मिलेगा। यहां पर 9 और 6 बिल्कुल मिल सकता है। तो कौन कौन सा केस हो गया 9 9 9 8 6, एक तो ये केस हो गया, यहां पर नहीं मिलेगा। 9 7 16 हो जा रहा है, इधर 8 और 7 बिल्कुल हो सकता है, तो 9 9 8 8 7 इधर भी नहीं मिलेगा। तो ये 2 केस में आपको ऐसा नंबर बन सकता है जो 11 से डिविजिबल हो। तो अब यहां पर देखो भाई, इवन प्लेसेस पर और ऑड प्लेसेस पे जाने वाले डिजिट्स, इवन प्लेसेस पे जाने वाले डिजिट्स का सम 15 चाहिए, तो वो क्या हो सकता है 9 6। तो ऑड पे बचे कौन कौन से 9 9 8। सिमिलरली इवन पे जाने वाले डिजिट्स हो सकते हैं 8 और 7, और ऑड पे जाने वाले भी बचते हैं 9 9 8। ठीक है, तो बस ये 2 केस है। अब इनसे हम हमारे रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हैं वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास 2 3 4 5 है, तो इन प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट जाएंगे 9 9 8। तो 9 9 8 जाने के ऑप्शन टोटल 3 है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 आइडेंटिकल है, तो टोटल कितने नंबर्स आ गए वो 3 ऑड पे बैठाने के। और इवन पे जाने के इस केस में 9 और 6 2 प्लेसेस 2 डिजिट है, दोनों डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ वेज 2,
तो टोटल नंबर ऑफ बेस हो गया 3 इंटू 2 दैट इज 6। इधर भी वही होगा, 998 बैठाने का तरीका 3, 8 7 को 2 प्लेसेस बैठाने का तरीका 2, तो ये हो गया 6। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गया आपके पास 6 + 6 दैट इज 12। तो ऐसे नंबर 12 बनेंगे 41 में से जो 11 से डिविजिबल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। टोटल केस कितने से 70। सो दिस इज योर आंसर। तो P बाई Q हो गया, तो आपसे पूछा है 70/12 पूछा गया। आप बताओ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ बॉक्स कंटेन्स 3M कॉइन्स, m ऑफ which आर फेयर एंड 2M आर बायस्ड। यहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ, तो टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ। इधर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखी है, इधर हाफ दे रखी है। फेयर कॉइन है। व्हेन अ बायस्ड कॉइन इज ओके, अ कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम एंड टॉस्ड which fell headwise, the probability that the same coin when tossed again will show head। okay, सिंपल क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। आपसे बोला गया है कि फर्स्ट कॉइन में फर्स्ट बार जब टॉस किया उसको तो वो हेड आ रहा है। अब वो फेयर कॉइन भी हो सकता है और बायस। आपके पास दो पाथ है, याद आ रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में मैंने बताया था पाथ से भी करते हैं, नहीं भी देखा हो, सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको फंडा क्लियर है तो आपको दे रखा है कि फर्स्ट टाइम हेड आ रहा है, आपको ये बताना है कि फर्स्ट टाइम जब हेड आ गया तो सेकेंड टाइम भी हेड आए। उसी कॉइन को फिर से टॉस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये ध्यान रखना, उसी कॉइन को फिर से टॉस किया जा रहा है। तो फर्स्ट में हेड आने का तरीका क्या क्या हो सकता है भाई, कि वो फेयर कॉइन हो या फिर बायस कॉइन हो। तो फेयर कॉइन आने का तरीका m/3m, मतलब फेयर कॉइन लेने का तरीका, और उसके बाद हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। और मान लो वो बायस कॉइन हो गया और उसके बाद हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। तो ये तो आपका हो गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी। बॉक्स से कॉइन लिया जिसमें फेयर और बायस कॉइन है, तो फेयर लिया फिर हेड आए, या फिर बायस आए फिर हेड आए। अब आपसे क्या बोला गया है कि वो कॉइन आ गया, फिर से उसको उछाला गया, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि फिर से वो हेड आया। तो ठीक है भाई, आपके पास पहले क्या है कि फेयर कॉइन लिया तो हेड आ गया, फिर से हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। या फिर क्या हो सकता है कि बायस कॉइन आपने लिया और फिर हेड आया और फिर से हेड आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 3m तो पहले गायब हो गया, mm गायब हो गया, ये 3m कैंसिल हो गया है ना, फिर ये m भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचता है आपके पास 1/4 और इधर बचता है 2/9, इधर 1/2 प्लस 2/3। तो इधर से एलसीएम लिया तो ये हो गया 9 + 8 अपॉन में 36। इधर से एलसीएम लिया तो 3 + 4 7/6। तो ये हो गया 15 अपॉन में 42। हमसे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी सेम कॉइन P/Q है, तो अगेन Q/P बताना है, ठीक है। ओके, 1 मिनट, ये 9 + 8 जो होगा 17 होगा ना, कैलकुलेशन में एक बार देख लेते हैं। 2/3 42, हाँ 17/42 होगा। हाँ, नाउ लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है f ऑफ x आपको गिवन है x³ + a sin x + b x < 0 के लिए एंड tan इनवर्स x⁴ + x² - x + 1, और x क्या दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज डिफरेंशियल फंक्शन फॉर ऑल रियल x एंड a बिलोंग्स टू रियल एंड b बिलोंग्स टू रियल एंड b बिलोंग्स टू 0 to 10 pi, then the number of ordered pair of a, b is, ठीक। तो f जो है डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है, तो
यहाँ पर देखो ये डिफरेंशियल है, तो इस x लेस देन 0 के लिए डिफरेंशियल हो गया, ये भी डिफरेंशियल है x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो 0 पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल है तो कंटिन्यूस भी होना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू कितनी है 0, LHL कितना आएगा 0 माइनस ये आएगा a इंटू साइन b। एक मिनट, 0 पर जो वैल्यू है वो 1 है, तो RHL भी यही आएगा, तो a साइन b शुड बी 1। तो एक रिलेशन तो आपके पास ये आ गया। दूसरा रिलेशन कहां से आएगा, डिफरेंशियल है तो LHD और RHD भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां से f डैश 0 माइनस निकाला, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया। f डैश x क्या हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर साइन x प्लस बी, ऐसे भी कर सकते हैं ना भाई, प्लस एक्स क्यू प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी फॉर एक्स लेस देन 0, और इधर से tan इनवर्स x पावर 4, तो 4x क्यू अपॉन में x पावर 8 प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। तो 0 पर LHD और RHD बराबर होना चाहिए, तो 0 प्लस पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, तो 0 की तरफ जाएगा ये a इंटू कॉस बी, और 0 प्लस पे ये वैल्यू कहां जाएगी -1 पे, तो दूसरा रिलेशन ये आ गया। सो a साइन b 1 है और a कॉस b जो है वो -1 है। सही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था वो हमारे पास a साइन b 1 और हाँ ठीक है। तो यहां आप देखिए ये आ गया, सही है। यहां से डिवाइड, अच्छा a आपका 0 नहीं हो सकता तो डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं, a 0 हो गया तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो tan b आपका आ गया -1, tan b -1 आ गया, तो साइन b और कॉस b, अच्छा साइन b जो होगा वो कितना होगा 1/a, कॉस b होगा -1/a, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b 1/1 होगा, तो 2/a स्क्वायर शुड बी 1, तो दैट मीन्स a इज प्लस माइनस √2, तो a की वैल्यू 2 आ रही है, तो a आपका आ रहा है √2 और -√2। यदि a √2 हुआ, ठीक है, a यदि आपका √2 हुआ तो उस समय साइन b जो होगा 1/√2 होना चाहिए और कॉस b -1/√2 होना चाहिए, और a यदि -√2 हुआ तो साइन b -1/√2 होना चाहिए और कॉस b जो है वो होना चाहिए आपका 1/√2। तो सबसे पहले तो आप देखो जो एंगल B है, साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब 0 π/4 में बात करें तो 3 π/4, इधर साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज 2 π - π/4, तो ये हो गया 7 π/4। एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब साइन और कॉस का पीरियड कितना होता है 2 π। अब B जो गिवन है वो 0 से 10 π गिवन है, तो 0 से 2 π में एक सॉल्यूशन है, तो 0 से 10 π में कितने सॉल्यूशन होंगे 5। इधर भी वही केस होगा कि a -√2 के लिए 0 से 2 π में एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो 0 से 10 π में कितने सॉल्यूशन होंगे 5, तो 5 और 5 कितने ऐसे, मतलब √2, इधर से a की एक वैल्यू है तो b की 5 आ रही है, इधर से a की एक वैल्यू ली तो 5 ही आ रही है, तो a की 2, तो यहाँ से 5 पेयर्स, यहाँ से 5 पेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपके पास आ गए 10 पेयर्स। आंसर इज, अब उसने जो पूछा था वो क्या पूछा है भाई देखो, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ a, b, तो वो यहाँ से 5, टोटल आंसर इज 10। ओके, तो ये आपका पेपर नंबर 2 फिनिश हो गया। ओके